हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था मंत्री परिषद, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? मंत्री परिषद, ये भाग नंबर अपना 5 चल रहा है। तो बता देता हूं मैं आपको, दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आप आओ और ये क्लास ले। जब ये आप कंप्लीट क्लास लोगे, भाग 1 और है अपना, भाग 6 इसके बाद पढ़ाएंगे, वहां तक अपनी दिल्ली पुलिस में आएगा और कंप्लीट सिलेबस अपने क्लास से ही मिलेगा आपको। तो इसलिए आप ज्वाइन करें, फर्स्ट से लास्ट तक सारी क्लास देखेंगे। पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। तो आज अपन किसका जिक्र करेंगे? मंत्री परिषद के बाद अपन भाग 5 पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री। किसका जिक्र करेंगे? उप प्रधानमंत्री। देखो एक बार, उप प्रधानमंत्री। अब ये है कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। किसका? उप प्रधानमंत्री का अगर देखें तो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब समझो कि फिर भी ये पद का सृजन क्यों किया गया है। इस पद का सृजन इसलिए किया जाता है कि कोई बड़ी पार्टी है, उसमें 2 मुखिया होते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री पद के लिए 2 दावेदार होते हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य होता है। अब क्या होता है कि दूसरे को नीचा न देखना पड़े, उसी लिए उसके समकक्ष एक पद बनाया गया है, उप प्रधानमंत्री। समझ गए बात? तो क्या होता है कि उसको वो पद दिया जाता है, कौन सा? उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। अभी तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कितने बने? 7 उप प्रधानमंत्री बने, जिसमें से पहले का अपने नाम रहेगा, वो कौन से है? वो है सरदार पटेल। कौन है? सरदार पटेल फर्स्ट। और अंतिम रहे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन रहे अंतिम? लाल कृष्ण आडवाणी। तो देखो इसका अगर देखें तो इसका क्या है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कहां पे? संविधान, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता। किसका? उप प्रधानमंत्री का। अब देखो उप प्रधानमंत्री काम कब करेगा? जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो। क्या हो? अनुपस्थित हो। तो उस स्थिति में कार्यवाहक किसको बनाया जाएगा? उप प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। देखो अगर किसको बनाया जाएगा? उप प्रधानमंत्री। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाए कि उस समय उप प्रधानमंत्री का पद सृजित नहीं हो, तो अगर प्रधानमंत्री बाहर चला जाए तो उसके कार्यों को कौन संभालेगा? तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके बाद संभालेगा कौन? गृह मंत्री। कौन संभालेगा? गृह मंत्री। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद अपन जिक्र कर लेते हैं कि पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो पहला कौन था? सरदार पटेल। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ अपने को लिखने जरूरी नहीं है। पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल। अब बात करें कि अंतिम, अंतिम यानी 7वां। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बन गए? 7 बन गए। और 7वां कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। 7वां कौन रहेगा? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन सा है? लाल कृष्ण आडवाणी। ये पद तब सृजित किया जाता है जब ये लगता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार 2 लोग हों, यानी बराबर की हुकूमत हो उनकी। तो किसका पद का सृजन किया जाता है? उप प्रधानमंत्री। क्लियर? अब इससे आगे अपन अनुच्छेद 75 तक तो क्लियर कर चुके हैं। आज अपन जिक्र करेंगे किसका? अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर क्या? 76। क्या पढ़ेंगे आज? अनुच्छेद नंबर 76। इसमें उल्लेख किया गया है महान्यायवादी। किसका उल्लेख किया गया है? महान्यायवादी। अब इसका स्टेप वाइज अध्ययन करते हैं। पहली बात यह कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो कौन रहेगा? वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी। वर्तमान इसमें किसका उल्लेख है? महान्यायवादी। किसका उल्लेख है? महान्यायवादी। अब देखो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणी। कौन होंगे? आर वेंकटरमणी। क्लियर? अब इसके बाद समझाता हूं कि महान्यायवादी क्या होता है। देखो महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। बात समझो क्या होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार के जितने भी मामले होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, उनका निपटारा कौन करेगा? सिर्फ महान्यायवादी करेगा। कौन करेगा? महान्यायवादी। दूसरी बात ये कि महान्यायवादी संसद के अधिवेशन में भाग ले सकता है। संसद के जो सत्र चलते हैं उसमें भाग ले सकता है, लेकिन उसमें वो मत नहीं दे सकता। क्या नहीं कर सकता? मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी का मतलब ये है, अगर सरकार को
कोई भी बेसिक प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी चीज का नॉलेज नहीं हो, अपन किसी से पूछते हैं, तो सरकार के अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस टाइम किससे निर्णय करती है? महान्यायवादी से निर्णय करती है। अगली बात एक और, कि महान्यायवादी है वो सामान्य, क्या सामान्य जो कोर्ट होते हैं उनमें क्या कर सकता है? वो उसमें अपने केस लड़ सकता है, उसमें पैरवी पैरवी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? महान्यायवादी है वो साथ साथ में जो नीचे के न्यायालय है उसमें भी क्या कर सकता है? पैरवी कर सकता है। आगे बात समझ में? अब ये होता है कि जो महान्यायवादी है ना, उसको वेतन किस हिसाब से मिलता है? तो इसका वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। देखो कि सरकार इसको वेतन नहीं देती, लेकिन एक बात समझो, महान्यायवादी अगर वो सरकार के केस लड़ रहा है, और इसकी योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता है। अगर इसके पास नॉर्मली अगर कोई केस आएंगे, निम्न न्यायालय के अगर कोई केस आएंगे, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई केस आ गया, तो कन्फर्म है ये केस तो जीतेगा ही जीतेगा। अगर बाय द वे ऐसा केस होता है तो वो लेगा नहीं। तो नॉर्मल इनकी केसों की फीस भी 20-25 लाख से कम नहीं मिलती। इसलिए ये क्या है कि सामान्य जो कोर्ट होते हैं उनमें जब अभ्यास करते हैं तो उनसे उनको बहुत सारी पेमेंट आ जाती है। बात क्लियर? जिससे क्या है कि सरकार इसको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं देती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? महान्यायवादी को। अब एक बात और है, महान्यायवादी ऐसा कोई केस नहीं लड़ सकता, कैसा? जो केंद्र सरकार के विरुद्ध हो। आगे बात समझ में क्या हो? केंद्र सरकार के विरुद्ध हो, ऐसा कोई भी केस है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन? महान्यायवादी। तो अगर बात कर ली इसकी योग्यता, तो इसकी योग्यता क्या होगी? इसकी योग्यता होगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसकी क्या होगी? योग्यता होगी। किसके बराबर? मुख्य न्यायाधीश के बराबर। दूसरी, ये क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। देखो क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि यानी कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये क्या कर सकता है? संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किसमें? संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें क्या ले सकता है? कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता? मत नहीं दे सकता। क्या? किसी प्रकार का ये इसमें मतदान नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता। कौन? महान्यायवादी। और ये क्या है? केंद्र सरकार के खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता। क्या? ये केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकता। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा है वो ये नहीं लड़ सकता। आगे बात समझ में? क्या नहीं कर सकता? केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकता। अब बात करते हैं इसका कार्यकाल। कार्यकाल की बात समझो। देखो, इसको नियुक्त कौन करता है? इसकी नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात समझो, इसकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं? लगभग ये होता है कि प्रधानमंत्री ही इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का है, इसको क्या कर देगा? शपथ दिला देगा। आगे बात समझ में? तो ये तब तक ही रहेगा इसके पद पर जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। और राष्ट्रपति कब तक चाहेगा? जब मंत्रिपरिषद चाहेगी। मंत्रिपरिषद किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के। कहने का मतलब यह है कि महान्यायवादी अपने पद पे तब तक रहेगा जब तक कौन चाहेगा? प्रधानमंत्री चाहेगा। बात आ गई समझ में? ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन राष्ट्रपति किसके दबाव में? मंत्रिपरिषद के दबाव में। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। तो इसका कार्यकाल क्या रहेगा? इसका कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत। आगे बात समझिए। अब देखो इसकी नियुक्ति। अब अगर बात करें इसकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा?
राष्ट्रपति। और किसकी सलाह लेगा? मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। किसके? प्रधानमंत्री। लगभग कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ही इसे सिलेक्ट करेगा, जिसको राष्ट्रपति अंतिम रूप से शपथ दिला देगा और इसको नियुक्त कर देगा। अब इससे आगे अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 77। क्या? अनुच्छेद नंबर 77। अब इसमें उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन के लिए, किसके लिए? केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन के लिए अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ कानून बना सकता है। क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। केंद्र सरकार के संचालन के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? चाहे तो कोई कानून बना सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कोई कानून बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ लिखित ही है। जैसा प्रधानमंत्री चाहेगी, जैसा मंत्रिपरिषद चाहेगी, काम उसी प्रकार से होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 78। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 78, 78 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी दे। कौन देगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का दायित्व होगा क्या? संसद की जितनी भी कार्यवाही होगी उसकी समय समय पर किसको जानकारी दे? राष्ट्रपति को उसकी जानकारी प्रदान करे। तो क्या होगा? देखो, प्रधानमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि संसद की जितनी भी कार्यवाही होंगी ना, संसद की जितनी भी कार्यवाही होंगी उनकी जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये किसका दायित्व बनता है? ये दायित्व बनता है प्रधानमंत्री का, या कर्तव्य बनता है। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा भी गया। अनुच्छेद नंबर 78 क्या होगा? पीएम का कर्तव्य बनता है कि संसद की जितनी भी कार्रवाई होती है, संसद में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी समय समय पर किसको दे? राष्ट्रपति को दे। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी? संसद की। अब एक ट्रिक आती है, देखो, अनुच्छेद नंबर 78 तक पढ़ लिया। अब देखो, सरला एक नाम होगा, सरला सुना होगा अपने आस पड़ोस में, किसका नाम होगा? अब अपने 78 तक पढ़ लिया। 79, 79 से क्या बनेगा? संसद। क्या बनेगा? संसद। रे से क्या बनेगा? राज्यसभा। क्या बनेगा? राज्यसभा। ये कौन से में? अनुच्छेद नंबर 80 में। ला से क्या बनेगा? लोकसभा। क्या बनेगा? लोकसभा। और ये कौन से में? ये 81 में। तो इससे क्या है कि आपको याद रह जाएगा अनुच्छेद 79 में क्या है, 80 में क्या और 81 में क्या है, क्योंकि ये तीनों क्या है? कंटिन्यू है। अनुच्छेद नंबर 79 संसद, अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा और 81 में क्या है? लोकसभा। अब अपन किसकी बात करेंगे? संसद। किसका जिक्र करेंगे? संसद। संसद। अनुच्छेद नंबर 79 किसमें उल्लेख है? 79 में, 79 में। अब बात करते हैं कि संसद के कुल कितने सदन होते हैं। तो संसद के कुल कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछ ले इसके अंग, तो अंग में आ जाएंगे 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोनों चीजों में अंतर है। देखो, अगर बात करें किसकी? सदन। सदन कितने होंगे इसके? 2 सदन कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दूसरा क्या होगा? राज्यसभा। अगर बात करें इसके अंग की, किसकी बात कर रहे हैं अब? अंग। तो इसके अंग कितने होंगे? 3। एक होगा लोकसभा, राज्यसभा और एक और राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला क्या होगा? राष्ट्रपति। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सी बार एसएससी के एग्जाम में पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे कि सदन कितने और अंग कितने। बात इतनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ से पुटअप भी हो सकता है। अब बात करें कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? संसद की जननी, जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। किसको? संसद की जननी है वो किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संसद जो शब्द है वो कहां से लिया गया है। क्या संसद जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? तो ये शब्द है वो लिया गया फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। संसद की जननी किसे कहा जाता है?
ब्रिटेन को, और संसद शब्द है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस से। क्लियर। अब इससे आगे बात करते हैं, संसद की एक विशेषता है संप्रभु। संप्रभु मतलब संसद है वो क्या है? संप्रभु है। देखो क्या है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब मैंने पीछे बताया था, संप्रभु का मतलब होता है कि जो आंतरिक और बाह्य निर्णय ले, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो, यानी किसी के भी अंडर में रहकर वो काम ना करे, अपने हिसाब से जो भी निर्णय हो वो ले सके। स्पष्ट लैंग्वेज में अगर आंतरिक और बाह्य रूप से किसी का दबाव न हो, उसे क्या बोलते हैं? संप्रभु। इसी प्रकार संसद पे किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का, किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई भी दबाव नहीं है। संसद जैसे चाहेगी अपने फैसले ले सकती है, आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के अधीन नहीं है। कौन? संसद। तो संसद की एक दूसरी विशेषता क्या है? ये संप्रभु है। क्या है? ये संप्रभु है। अब समझो संप्रभु का मतलब क्या होता है। अगर संप्रभु नहीं होती तो क्या होता कि जितने भी कानून बनते हैं वो नहीं बन पाते। संसद में जितने सदस्य बैठते हैं वो निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के अगर कोई कानून लाना चाहते हैं तो वो कानून ला सकते हैं, उसको पारित कर सकते हैं। उसमें उनके पास किसी का भी दबाव नहीं होता, न किसी बाह्य राष्ट्र का दबाव है, न किसी राज्य का, और न किसी व्यक्ति विशेष का इसमें दबाव है। तो यहाँ तक अपने क्लियर कर लिया, कहां तक? संसद तक। इससे आगे अपने अनुच्छेद 80 और 81 वो पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में, दोनों एक साथ, दोनों के कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग दोनों में समानता है, कुछ चीजें चेंज हैं तो वो दोनों आपको एक साथ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।